नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, कल राज्यसभा के साबिक डिप्टी चेयरमैन और साबिक मरकज़ी वज़ीर, कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब डॉक्टर के रहमान खान ने हालिया राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान के ताल्लुक़ से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डॉक्टर रहमान खान ने मरकज़ी और रियासत की बीजेपी हुकूमत की कड़ी मजम्मत करते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियों का मरकज़ी और रियासती हुकूमत गलत इस्तेमाल कर रही है। मुल्क और रियासत में पुरअमन एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ पुलिस, ईडी, आईटी महकमे वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके इनकी आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मरकज़ी हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ को दबाने और अपोजिशन लीडरों को परेशान करने के लिए ईडी और इनकम टैक्स महकमे का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यंग इंडिया एजेंसी एक चैरिटेबल इदारा है जिसे 1930 में ही कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कंपनी एक्ट के तहत कायम किया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा अभी ज़ैर समाअत है। ये मामला अदालत में होने के बावजूद ईडी की जानिब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई सरासर गलत है और ये गलत हरकत हुकूमत की तरफ से की जा रही है। कर्नाटक असम्बली से राज्यसभा के लिए हुए इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार अपने बेटे मंसूर अली खान के ताल्लुक़ से रहमान खान ने कहा कि 10 जून को मंसूर अली खान की हिमायत के लिए जेडीएस के लीडर साबिक़ वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा और सोनिया गांधी के दरमियान बातचीत हुई थी। सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस उम्मीदवार की हिमायत की दरख्वास्त की तो देवेगौड़ा ने इनसे जेडीएस के उम्मीदवार की हिमायत की बात की थी और ये बातचीत कामयाब नहीं हुई तो कांग्रेस ने मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अब जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम साहब ने यह इल्ज़ाम लगा है कि कांग्रेस ने बीजेपी की कामयाबी के लिए मंसूर खान को टिकट देकर कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। रहमान खान ने कहा कि अगर जेडीएस की हकीकी मानों में अक़लियतों से हमदर्दी होती तो फिर इन्हें चाहिए था कि वह राज्यसभा के लिए बीएम फारूक या किसी मुस्लिम लीडर को टिकट देते। इस मौके पर मंसूर अली खान ने 2023 में रियासती असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और कांग्रेस की टिकट पर किस हल्के से वह चुनाव लड़ेंगे ये सवाल किया गया तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का मैं एक वफादार वर्कर हूं। पार्टी इन्हें जो हिदायत देगी, जो काम देगी, जो जिम्मेदारी देगी उसको मैं निभाने की कोशिश करूंगा और पार्टी को मजबूत बना रहे हैं और अगले इंतखाबात में पार्टी को इक़्तिदार पर लाने की वह हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये था मंसूर अली खान का इजहार ख्याल। हालिया राज्यसभा के इंतखाबात जो अमल में आए, इसके पस मंज़र में कुछ हकीकतें आपके सामने में रखना चाहता हूँ। हमारी पार्टी ने तय किया कि चौथी सीट के लिए वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। जाहिर है चौथी सीट दो पार्टियों की मदद से ही हो सकती है, ना कि कोई भी पार्टी के पास जितने वोट की ज़रूरत, जो 45 वोट की ज़रूरत थी, वो किसी के पास नहीं थे चौथी सीट जीतने के लिए। तो एक कोशिश थी, हमारी पार्टी ने मंसूर अली खान को की कि आप कंटेस्ट करो। ये पार्टी की हिदायत थी। हमें हमारे पास जो एमएलएस की वोट थे वो हमको मालूम था, ये क्या भी नहीं इंकशाफ नहीं कि ये है, तो मालूम था। तो फिर भी कोशिश, क्योंकि
जनता दल एक सेक्युलर पार्टी अपने आप को कहती है, तो उनसे बातचीत करेंगे। इस मर्तबा हम एक यंग मुसलमान कैंडिडेट को फील्ड करने वाले हैं, आप हमारी मदद कीजिए। हमें हाईकमांड से कहा गया कि मैं जाकर देवेगौड़ा, क्योंकि मेरे पुराने ताल्लुकात हैं 40-50 साल से देवेगौड़ा साहब के साथ, तो आप जाके उनसे बातचीत कीजिए, अगर हमारे कैंडिडेट को मदद करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। तो मैं और मेरे लड़के ने दोनों ने 27 तारीख मई को देवगढ़ा साहब के पास गए और उनसे गुजारिश की कि इस मर्तबा कांग्रेस को आप मदद कीजिए और एक हम माइनॉरिटी कैंडिडेट पोस्ट करें। अगर आपको एतराज़ है कि कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो हाईकमांड ने ये भी हमने कहा था कि अगर वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डालेंगे, हो सका तो मंसूर को हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी फील्ड करेंगे, ताकि उनको भी ये नहीं होना कि वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को नहीं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दोनों मिलकर स्पॉन्सर करेंगे। ये भी एक प्रपोजल भी देवगौड़ा साहब हमने रखा गया था। तो देवगौड़ा साहब ने कहा कि हमारे भी 2 कैंडिडेट हैं, ये एक फारूक साहब और एक भूपेंद्र रेड्डी। अभी हम कोई फैसले पे नहीं आए। मैडम वो उन्होंने कहा, मैं जब मैडम से दरख्वास्त किया तो मैडम खुद मुझे पूछे, मेरे से दरख्वास्त किए कि आप इस मर्तबा हमें मदद कीजिए। तो यहाँ को 27 तारीख के बाद कोई उनसे भी कोई बातचीत नहीं हुई, ना कुमारस्वामी से ये बात करना ज़रूरी था, तो कुमारस्वामी मुल्क में नहीं थे, बाहर थे। तो 30 तारीख को हमने नॉमिनेशन फाइल किया, जब तक कोई भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ था। मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। चंद चैनलों में जनता दल के जोशीले वर्कर्स ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मंसूर अली खान जाके नॉमिनेशन फाइल किए। ये बिल्कुल गलत है, वो अपने आप को सही कर लें, ये गलत है। तो हमारे फाइल करने के बाद बीजेपी फाइल किए, उसके बाद जेडीएस ने फाइल की। सबसे पहले हमने किए थे। तो खैर वो 31 तारीख को फाइलिंग हो गई। उसके बाद हम लगातार उनके इसमें थे कि कोशिश हो रही थी, वहाँ से भी हो रही थी, बातचीत हो रही थी, मगर कोई नतीजे पे नहीं आए। तो हमने कहा देखो, आप अगर यही तय करेंगे कि आप हमको एक माइनॉरिटी को नहीं हेल्प करेंगे, तो बीजेपी आएगा। आपको एक माइनॉरिटी देने से आप खुद आपके लिए अच्छा होगा, लोग समझेंगे कि ये सही सेक्युलर पार्टी है। देखो, कांग्रेस से उनके जितने भी नाइतफाक़ी होगा, कितने भी झगड़े हों, हम एक सेक्युलर पार्टी होने के नाते एक माइनॉरिटी को हम वोट दे रहे हैं। ये क्रेडिट आप ले सकते थे, या तो फारूक को ही पोस्ट करके हमको कहते हैं कि हम भी मुसलमान कैंडिडेट फील कर रहे हैं, आप वापस ले लो। फारूक को भी फील नहीं कर रहे हैं आप, इब्राहिम साहब खुद जा सकते थे, तो आप माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं फेल कर रहे हैं। अब हम हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करो। तो प्रिंसिपल हमारी पार्टी ने तय किया कि हमने उनको सेक्युलर पार्टी कहते हैं, उसके लिए हम एक माइनॉरिटी को हम फील किया है, उनके लिए वोट देने के लिए हम पूछ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि कोई किसी को दे रहे हैं, वो उनके आने नहीं बनने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इनको क्रेडिट मिलेगा कि एक यंग मुसलमान को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो आइंदा उसका फ़ायदा भी उठा रहे थे। अब क्योंकि कर रहे हैं, अब हम सेक्युलर पार्टी हैं, हम देखेंगे आइंदा इलेक्शन में क्या क्या होने जा रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। जो क्लेम्स कर रहे हैं, वो क्लेम कहाँ जाता है? क्या वो लोग खामोश हो जाएंगे क्या? आप जो भी बोले मान लेंगे क्या? खैर, वो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो बड़े लीडर हैं, उन्हें कुछ भी कर सकते हैं।
मैं ये यहाँ तक है कि ये आज मैं ये बात सही करना चाहता हूँ कि कांग्रेस से किसी किस्म की, अब ये सवाल पहले मंसूर अली खान कोई फर्स्ट कैंडिडेट, ये सब बेतुके सवालात हैं, क्योंकि पहले ये 3 सीट तय हो चुके थे, यानी हमारे ये भी सीट तय हो चुकी थी, बीजेपी के भी तय हुए थे, इनके पास हमारे पास एक सीट दे के नंबर बचा था, वो उसे कोशिश करें हमें। अब ये कहना कि पहले सीट क्यों नहीं करे, ये सवाल जो है कोई मीनिंगलेस सवाल है, तो उसका जवाब भी हम देना नहीं चाहते। ये भी कहा जा रहा था कि पिछली मर्तबा देवेगौड़ा को हाउस में भेजने के लिए कांग्रेस ने सपोर्ट किया, बिल्कुल इस बार जो है उनकी बारी थी सपोर्ट करने। नहीं, वो भी थी, देखिए लगातार हम हेल्प करते आए हैं उनके साथ हम इंस्पाइट ऑफ पहले हमारे साथ गवर्नमेंट बनाने के, धर्म सिंह साहब के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने के, गवर्नमेंट तोड़ के बीजेपी को कर्नाटक में कदम रखने का, उनको हुकूमत बनाने की रास्ता मुहैया करिए, तो जेडीएस ही ना, कांग्रेस तो नहीं की ना। येडियुरप्पा के साथ कौन, येडियुरप्पा के साथ क्या कांग्रेस गए थे, जेडीएस गई थी? क्या लोग इतना जल्दी भूल जाएंगे क्या? अगर उस वक्त तक बीजेपी हुकूमत नहीं बनाती, येडियुरप्पा हुकूमत ने इनको येडियुरप्पा के साथ जाके ये नहीं करते, तो ये बीजेपी कर्नाटक में कहाँ से आती है? आज जो सारे मुसलमान बीजेपी का सबसे अखाड़ा हो गया है कर्नाटका, उसके जिम्मेदार कौन है? आज सारे हिंदुस्तान में कर्नाटक की बात हो रही है, मुसलमानों के जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर क्या क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? सर, पब्लिक की एक फीलिंग्स है, हाँ, हाँ। मंसूर अली खान को पहला कैंडिडेट बनाना था, तो पब्लिक बोल रही है। इसके साथ साथ ये भी बोल रहे हैं, गुलबर्गा के हमारे इकबाल सरडगी साहब को टिकट दिया, क्रॉस वोटिंग करके उनको हराए। उसके बाद बेंगलोर में साउथ में केजब बाबू को टिकट दिया, उनको हराए। अब मंसूर अली खान एक उभरता हुआ नौजवान था, इसे पहले जयराम रमेश की सीट देकर इनको जिताकर मुसलमानों को कन्विंस कर सकते थे, इसलिए कि मुसलमान कांग्रेस को ही अपना एक पॉलिटिकल पार्टी समझते। देखिए आबिद साहब, ये मुसलमान ही हैं जो राज्यसभा में मुसलमानों को नुमाइंदगी दे रहे हैं, और कोई पार्टी दे रही है क्या? नासिर हुसैन कौन से पार्टी से हैं? उनको दिए ना, दूसरों को भी देना पड़ता ना कांग्रेस को। जब इस मर्तबा एक मौका था, हम मुसलमानों की सीट, ये कांग्रेस ही पार्टी है जो मुसलमानों को नुमाइंदे दे रही है। कौन सी पार्टी दे रही है बताइए? जयराम रमेश है, अरे इंडिया के कैंडिडेट नहीं, ये देखो मकामी नहीं, अभी नहीं आप देखिए, चिकमंगलुरु नहीं, जयराम रमेश हमारी एक पॉलिसी हो हर पार्टी की। राज्यसभा में ऐसे अशखास को दिया जाता है जो नेशनल लेवल पे देख के काम भी जाओ। अभी इन्हें कैसी हुआ, निर्मला सीतारमन कर्नाटक के क्या दिए नहीं, ज़रूरत थी उनको। वहाँ नेशनल लेवल में पार्लियामेंट में ज़रूरत होती है। जब देने का आता है तो मुझे 4 टाइम दिए नहीं क्या कांग्रेस दिया? और कोई बताओ कौन सी पार्टी 4 टाइम लगातार एक मुसलमान को ये दिए? ये सब भूल जाना क्या? एक सरडगी के साथ वो क्या हुआ, टेक्निकल क्या हुआ, वो पब्लिश है। तो और दूसरा ये ऐसे इनके हैं कौन? देवेगौड़ा साहब की जेडीएस की बात बोलता हूँ मैं। आप एक 60 और 70 साल तक कांग्रेस के प्रचार में, उसकी तरक्की में, उसके इम्प्रूवमेंट में, उसके डेवलपमेंट में आपका हिस्सा रहा। वो देखकर तुम्हारे बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते थे। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, वो बात फर्स्ट प्रेफरेंस फील्ड में नहीं थे। देखिए, फर्स्ट जयराम रमेश का कैंडिडेट अनाउंस हो गया था और 4th कैंडिडेट कंटेस्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। छोटा इल्ज़ाम है आप अपने साथ रखने वालों को रेकमेंड कर सकते थे, बेटे को करेगा। बेटे को मैं नहीं कर पूछ रहा कि देखो, लोग जो हैं ये 600
मेरी ज़िंदगी में हमारे बच्चों का एतराज़ वही है कि मैं बच्चों को प्रमोट नहीं करना, वो मेरी निजी ज़िंदगी है। मैंने खुद मंसूर को अगर सियासत में आना चाहता तो मेहनत करो। मैं आज तक अगर शिव कुमार हैं सब हैं, किसी को पूछ लो, मैं मेरे बेटे को कुछ दो करके भी पूछ, मैं कभी MLA भी सीट भी ले सकता था, कभी ले सकता था। मैं बहुत लोगों को दिलाया हूँ, वो तो वही है। मुझे भी किसी का नहीं, मैं भी खुद से उभरा हूँ। तो हर आदमी उसके ये कमिटमेंट पे उभरना है। हमारा देखो, मैं जब मिल्लत का सवाल पैदा होता है, CM इब्राहिम साहब भी जानते हैं, दूसरे जो भी लीडर हैं जानते हैं, मैं इत्तेफाक और इत्तेहाद की लड़ाई लड़ा हूँ। भद्रावती से CM इब्राहिम साहब को सीट नहीं दे रहे थे, हमारे घर में बातचीत हुई, मैंने उनके लिए बराबर लगातार, हाँ हालांकि हमारे उनके डिफरेंस होते होंगे, मगर वो खुद गवाह हैं कि उनकी सीट के लिए मैं लड़ के सीट लिया, सब मिल के लड़े हम। देना है CM इब्राहिम साहब कि हमारे खदवार लीडर हैं। हालांकि एक सिटिंग MLA को निकाल के वो सीट दी गई, ये सब चीज़ें गवाह हैं। तो ये बेकार बातें हैं। सर, लगातार कांग्रेस में 3 मुसलमान आ रहे हैं, आगे चलकर JDS इसका प्रचार करेगी, इसके लिए आपका रिप्लाई क्या है? नहीं, वो देखो, JDS को लोग जान, अगर वो सच समझते हैं तो हमें क्या, लोगों के ख्यालात को मैं बदलाऊंगा क्या? अब तुम्हें क्या भी बोले तो मैं बदला सकता हूँ क्या? अब नहीं, मौका नहीं मिला, वो आप गलत ये करें तो मौका नहीं मिला, इसीलिए बोल रहे हैं ना। ये वो जो बोल रहे हैं जयराम रमेन की तरह, वो तो पहले डिसाइड हो गया था, अनाउंस भी हो गया था ना भाई। नहीं दादा, एक बात मैं बोलो, एक जरा ठहरो, आप ये सब बोलते हो। जब अनाउंस हो गया है एक कैंडिडेट, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एक कैंडिडेट को अनाउंस करती है, क्या मंसूर अली खान, उस वक्त पर मंसूर अली खान नाम ही नहीं था ना। ये एक कोशिश थी, उसको आप चाहते तो कामयाब बना सकते थे। साहब, अब आम तासुर यही है कि राज्यसभा इलेक्शन जो है नंबर गेम से, जबकि कांग्रेस के पास से नंबर्स कम होते हुए भी JDS को सपोर्ट कर सकते थे, नहीं करे। खामखा जो है मंसूर अली खान को कुर्बानी का बकरा बनाए कांग्रेस कर बोलकर, यही आम तासुर है साहब। नहीं, आम तासुर वो मैं बहुत वक्त की बात आता। JDS के पास कम है, कांग्रेस के पास कम नंबर की बात कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा नंबर थे। इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया क्या? हमें नंबर गेम था वहाँ, नहीं था वहाँ भी। तो फिर वो क्यों नहीं बात करते? हमने क्यों पूछ सकते थे? इसमें जो है माइनॉरिटी को ले जाके जो है मुसलसल 3 मरतबा जो है माइनॉरिटी के साथ जो है वो कांग्रेस धोखा करी कर बोल। अब ये सवाल है। नहीं, मेरा सवाल को तुम्हें तो जो कन्वीनियंट है वो ले लेते हैं, तुम्हें जो नहीं कन्वीनियंट है वो बात करते। मैं बोला हिंदुस्तान में मुसलमानों को नुमाइंदगी सिर्फ कांग्रेस देती आई है ना। अब CM इब्राहिम साहब भरोसा भी कांग्रेस के ऊपर ही कर रहे हैं। तो करो मैं चाहता हूँ करो, और कांग्रेस आपको नाराज नहीं क्या तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं आओगे। हर आदमी एक, अब देखिए जो माइनॉरिटी में 2% भी है, 1% भी है, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं, हर एक एक्सपेक्ट। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व मुल्क का माहौल ऐसा है, इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस नहीं कर सकते। सॉफ्ट हिंदुत्व कौन कर रहा है, हार्ड हिंदुत्व कौन कर रहा है, या हमारी क्या किरदार है, कौम की क्या जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस को मैं बोल देता हूँ सॉफ्ट हिंदुत्व, और किसी को बोल देता हूँ, कौम में जो कह रहा है उसके ऊपर कौन तनकीद करता है? हाँ, उसके जिम्मेदार कौन है? हिंदुत्व के साफ हम वो ये हमारा भी ये देखना ना, उसे कौन बोले, कहाँ जाकर बात करें। बहुत सी चीज़ें हैं, यानी वो आज जो हो रहा है। अब हमारे कल या परसों पीछे दिन
मकसूद इमरान साहब और अमीर शरीय सब अपील किए हैं कि ये जो मुल्क में हालात हैं भड़कने देना नहीं, इसको ज़रिए सही से देखे अपील किए हैं। तो मैं भी वही अपील करता हूँ कि वक्त बहुत तनाव का वक्त है, इसमें और ज़्यादा तनाव कौम के लोग नहीं बढ़ाएं। यानी हमारे प्रोटेस्ट करने से, जज्बात को जाहिर करने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ ज़्यादती है। उनकी शान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी होता ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गुस्ताखी कुछ करें, हाँ हमारा दिल दुखता है, दर्द होता है, उसकी तनकीद होना चाहिए, मगर उसका असर उम्मत पर नहीं पड़ना चाहिए कभी भी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को एतदाल पसंदी चाहिए करें। यानी ऐसे हादिसात हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कि उनके ऊपर जितनी भी गुस्ताखी की गई है उसे नज़रअंदाज किए हैं। और आखिर में कहते हैं कि वो गुस्ताख वो ईमान वाले नहीं, तो उनसे क्या तवक्को रख सकते हैं। तो ये अगर हम प्रोटेस्ट करना हमारा हक़ है, मगर हमको ज़रा समझ के उसमें जो माहौल है उसे और जुनाव तनाव माहौल नहीं करना चाहिए। ये हमारे हक़ में है। और तो आज रास्तों पे आना, तोड़ फोड़ करना, उससे नुकसान हमारा ही हो रहा है। अब देखिए यूपी में आफरीन फातिमा दूसरे यानी बुलडोज़र चला जा रहे हैं। अब बुलडोज़र चल गया, उनका घर गिर गया, सब खत्म हो गया। आपको क्या मिला? 100 के नौजवान जेल में चले गए, आपको क्या मिला? क्या आपके पास अल्लाह ताला का कहे कि ये वो पूरे जन्नती होने का फरमान कोई देंगे क्या? क्या करना चाहिए? क्या भी नहीं करना चाहिए। आप कानून प्रोटेस्ट कीजिए। आप अगर गुस्ताखी का आप फर्ज करो, अब हम पॉलिटिक्स में भी बहुत से लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, गलत भी समझते हैं। दुनिया में किसी भी 100% सही का समझा गया है क्या? पैगम्बरों को समझाया गया क्या? तो वही करना जो वो करे हैं, पैगम्बरां करें, वही करना है हमको भी। मेरा वेरी पॉजिटिव रिएक्शन है, क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल 4th सीट को मुझे चुना गया, नंबर्स नहीं थे। उम्मीद थी कि सेक्युलर फोर्सेस मिलके एक और सीट जीत सकें, तो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होता, जो हमारी हक़ की बात पार्लियामेंट में रख सकें, वो ही उम्मीद थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हम तो हिम्मत से इलेक्शन लड़ने गए थे। हम सोचे थे कि जेडीएस सपोर्ट करेगी फाइनली, लेकिन जेडीएस पार्टी वो खुद तय करना चाहिए कि वो सेक्युलर हैं। अगर वो कोई सेक्युलर कैंडिडेट को डालते या कोई माइनॉरिटी को डालते, हम लोग रेडी थे कि हम भी रिकन्सिडर करके विड्रॉ कर सकते। बट जेडीएस ना एक माइनॉरिटी या सेक्युलर कैंडिडेट को डाले। क्या अब सवाल खड़ा होता है कि जेडीएस कितनी सेक्युलर पार्टी है, और सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक सेक्युलर रहेगी, और उसके बाद जो पास्ट रिकॉर्ड देखें जेडीएस का, वो बीजेपी की वो साबित करना है। बीजेपी की बी टीम जो येडियूरप्पा जी को चीफ मिनिस्टर बनाए वो जेडीएस ही है। फिर परसों जो रिसेंट बाई इलेक्शन है, 3 बाई इलेक्शन, सिंधी, हांगल, पामपत, उन मुस्लिम कैंडिडेट को डाला कांग्रेस के खिलाफ रिवाइज करने के लिए, जेडीएस की डाली ना। तब कौन हमारे पार्टी में कौन थे? तब सीएम इब्राहिम साहब भी बोले जेडीएस कम्युनल पार्टी है। तो मैंने बोला आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा, प्लीज गो बैक, आपका रिकॉर्डेड ये रहेगा। वो खुद बोले कि वो
जेडीएस कम्युनल पार्टी है। एक बिपिन बोले आज जेडीएस क्या हो गई है, और ये सवाल जेडीएस को जो है, और आप सबको ये पूछना है। मैंने हिम्मत की 25 एमएलएस के साथ राज्यसभा जीतने की कोशिश की, और जैसा खान साहब बोले, देवेगौड़ा साहब से मिले, कुमारस्वामी साहब से मिले। हालांकि ये मुसलमान को सीट देने की फर्स्ट नहीं थी, ये लास्ट टाइम नासिर हुसैन साहब को माइनॉरिटी मुसलमान को दिए थे। जब हम एक चांस ले रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि एक और सीट हो जाए, तो आज का माहौल देख रहे हैं। पार्लियामेंट में कहाँ रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, असेंबलीज में कहाँ रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है माइनॉरिटी। देवेगौड़ा साहब हमेशा सेक्युलर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लीडर्स जेडीएस में हैं उतने ही सेक्युलर हैं क्या, वो एक क्वेश्चन मार्क है। देखिए, सबका एक कॉन्शियस होता है। कुमारस्वामी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, किसने सपोर्ट किया? बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया? देवेगौड़ा साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, किसका सपोर्ट था? बीजेपी का था या कांग्रेस का सपोर्ट? राज्यसभा लास्ट टाइम देवेगौड़ा साहब गए, तब नंबर्स थे जेडीएस के पास। किसने सपोर्ट किया? कांग्रेस ने सपोर्ट किया। आज बहुत कन्वीनियंटली पूरे बोलते हैं नंबर्स नहीं थे, क्यों कंटेस्ट किए? लास्ट टाइम हम क्वेश्चन किए क्या देवेगौड़ा साहब या जेडीएस के, नंबर्स नहीं थे, क्यों कंटेस्ट किया? ये एक अंडरस्टैंडिंग सेक्युलर पार्टी। जब आप सेक्युलर अच्छा होना चाहें, सेक्युलर हो जाओ। जब आप कलर चेंज करना चाहो, कलर चेंज कर दो। ये कैसा हो? इसीलिए जो भी अब स्टेज पे जाके बोल सकते हैं हलाल कट हो गया, झटका हो गया, वो कब, अब 3 महीने पहले वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, आज झटका हलाल। हालांकि जो भी ये स्टेटमेंट कर रहे थे, उनकी भी जिम्मेदारी रहती है, अगर वो ट्रूली सेक्युलर और मुसलमानों के हक में रहते, कि वो ऐसे पोजीशन में थे उनके पार्टी के, उनके लीडर को कन्विंस कर सकते थे। एक माइनॉरिटी मुसलमान कंटेस्ट किया है, आप सपोर्ट कीजिए, आपको भी फ़ायदा होता है असेंबली इलेक्शन में। मैं चैलेंज करता हूँ, देख लें ये जो आने वाले असेंबली इलेक्शन, जेडीएस अगर ट्रूली सेक्युलर है, कितने मुसलमानों को सीट देगी? कर्नाटक में 224 वो भी कंटेस्ट करेंगे, और कोई पार्टी मुसलमानों की ये को दर्द को समझती है, वो सिर्फ कांग्रेस है। ईजी है बोलना, इन्हें टिकट दिया, हार गए, उन्हें एटलीस्ट हम टिकट देते हैं, कोशिश करते हैं, हारते हैं, दूसरे पार्टी क्या टिकट दे रहे हैं? अब फारूक साहब कंटेस्ट करें, जिताने की जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस की थी क्या जेडीएस की थी? क्या वो ऑफिशियली कांग्रेस में थे? हम तो सपोर्ट किए थे। वो जेडीएस के जो एमएलए थे वो मैनेज नहीं करते थे उनको। ये बार भी बोले थे ना, एटलीस्ट फारूक साहब को जो है किसी और को दो, क्यों नहीं माने? अब बोलते हैं एमएलसी का टर्म 2 साल था। अब हम पर से भी जो गए हैं एमएलसी, वो भी 2 साल का टर्म जाके मुस्लिम सीट देना एमएलसी। मैं देखिए, मैं उस पर कमेंट ही करना नहीं चाहता। अगर मेरा एक ही ये है, वो उनकी पार्टी की पॉलिसी, बट एनी सेक्युलर लीडर ऑफ जेडीएस हु वांटेड टू सपोर्ट, वो कोशिश कर सकते थे। भाई कोई इंडिविजुअल उनका नाम, क्योंकि फ्रैंकली वो एक सीनियर लीडर हैं, रेस्पेक्टेड लीडर हैं, मैं वो बारे में, अगर एज जेडीएस प्रेसिडेंट वो उनके पार्टी के लीडर को क्या बात की है मुझे पता नहीं, कन्विंस भी किए होंगे मुझे पता नहीं, या कन्विंस वो किए होंगे, वो उनकी बात नहीं माने, तो उनकी पार्टी का इंटरनल। जो लोग मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करना चाहता हूँ, मैं कोशिश किया, वही मेरी वो फितरत है, आइंदा भी कोशिश करता रहूँगा। अगर कोशिश ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा? तो ये कुर्बानी का बकरा, ये वो सब जो लोग जानते हैं, वो रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे थे, या रॉन्ग साइड, अगर मुझे जिता देते, हिस्ट्री या इतिहास में याद रखना, वो सब रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे थे। और अब ये बहाने हैं, ये स्टेटमेंट, और क्या होता है, ये पूरा ये एंटरटेनमेंट करके
स्टेज पे जाके बड़ा अच्छा लगता है, ओ बकरा बना दिया, हलाल कट, झटका, वो क्या आते हैं लोग, हंसते हैं, एंटरटेन होते हैं, जाते हैं। वो लोगों को क्या मैसेज देते हैं? जब मैं चैलेंज करता हूँ, ये लोग जैसा बात करते हैं, इलेक्शन के टाइम को वोट लेके आते वापस, वो जो सुन के जाते हैं ये स्पीचेस, वापस उनको वोट भी नहीं देते, आते हैं, हंसा मछली भी करते हैं, चले जाते हैं। सीरियस पॉलिटिशियन कभी भी कोशिश ही करता है, इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश होगी, अल्लाह साथ होगी। देखो ये नंबर्स थे हमारे, एक अंडरस्टैंडिंग की कोशिश थी जेडीएस और हमारे नंबर्स के। अगर उन्होंने हमें साथ मिल जाते एक माइनॉरिटी सीट जीते, ये एक सजेशन हमारे हाईकमांड से आया, एंड एज अ ट्रू लॉयल सोल्जर ऑफ कांग्रेस पार्टी मैंने एक्सेप्ट किया। शुक्रिया। हाजी साहब हैं उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुसलमानों को बड़ी जज्बात पे भड़कना नहीं चाहिए। सारी दुनिया उसके नोटिस ली है, और ज़्यादा इसमें और कुछ करना हमारे लिए नुकसान था, कौम को नुकसान होता है। यानी जब सारी दुनिया इसको कंडेम कर रही है, तुम गली गोची में जाके प्रोटेस्ट करने का कोई माना नहीं। तो इसलिए वो चैप्टर को ख़त्म करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई होने देना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। और मैं आवाम से ही गुजारिश करता हूँ, सड़कों पे आने से जब ऐसे हादसात होते हैं तो हज़ारों लाखों FIR हर पुलिस थानों में डाली जाए, हज़ारों FIR डालिए, तब वो ऑटोमेटिक उनका ये बंद हो जाए। हम FIR फाइल नहीं करते, हम पुलिस करते हैं। पुलिस ही ज़रूरी नहीं है फाइल करने की। तो यहाँ हमारे में कमी है। तो इसलिए आज भी कोई एडवाइस किए हैं कि FIR फाइल कीजिए, आप जो भी करता है उसकी FIR फाइल कीजिए। अब जैसा कि देवरजुन नली में जाकर पहुँचे, इंस्पेक्टर नहीं आया, इतना ही नहीं कि ऑनलाइन FIR फाइल कर सकते हैं। आप फाइल कर दिए, आपके पास रिकॉर्ड रहा, बात आप मजमुआ हुबली में भी है, मजमुआ लेके गए FIR फाइल करने की, ये क्या ज़रूरत है? जब आपको FIR फाइल करने की सहूलत ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो आप कीजिए। ये सब मत कीजिए, पुलिस स्टेशन के पास 100 आदमी 200 आदमी निकल चले आना FIR फाइल करने की, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, तकलीफ होगी। बोला ना मैं, पहला बड़ा चैलेंज था, उसे फेस किया है, नाकामी हुई है, लेकिन करियर बाकी है और कई अपॉर्चुनिटीज सामने हैं। जी मैंने पहले भी बोला, जो पार्टी चाहेगी, मैं अभी पार्टी का ऑफिस बेरर हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, असेंबली इलेक्शंस आएंगे उसमें काम करूँगा, ग्रास रूट में जाके काम करूँगा, और कांग्रेस गवर्नमेंट 2023 में जीतना है, वापस कर्नाटक में पावर में आना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारा जो पार्टी कहेगी अल्लाह के ऊपर है, और पार्टी जो चाहता है वो करेंगे। पार्टी को भी मजबूत करेंगे, और ज़रूर पार्टी को मजबूत करेंगे, और इंशाअल्लाह हर जायज़ कोशिश करेंगे कि कांग्रेस 2023 में पावर को वापस आ जाए। तो अगर कोई